हे व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आई बॉल की एक ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिसमें दोनों आई बॉल होती है, उसमें से एक आई बॉल रिफ्रैक्टिव स्टेटस से इफेक्टेड होती है और दूसरी आई बॉल रिफ्रैक्टिव स्टेटस से इफेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनाइसोमेट्रोपिया की। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ के कि ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ टू आई इज इक्वल इट इज नोन एज आइसोमेट्रोपिया। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर दोनों आई बॉल का जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है, अब देखो रिफ्रैक्टिव स्टेटस क्या होता है, मतलब कि दोनों आई की जो पावर है, अगर दोनों आई की पावर सेम है, यानी कि राइट आई में भी +1 डाप्टर का पावर है और लेफ्ट आई में भी +1 डाप्टर का पावर है, तो मतलब कि दोनों आई में जो पावर लगी है वो सेम है, तो मतलब उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव स्टेटस। तो अगर दोनों आई का रिफ्रैक्टिव स्टेटस सेम है, इक्वल है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोमेट्रोपिया। ठीक, व्हेन रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ टू आईज इज नॉट इक्वल इट इज नोन एज एनाइसोमेट्रोपिया। और वहीं अगर दोनों आई का रिफ्रैक्टिव स्टेटस एक दूसरे से मैच नहीं करता, यानी कि अनइक्वल है, यानी कि नॉट इक्वल, ठीक, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनाइसोमेट्रोपिया, जो कि आज का टॉपिक है मतलब। ठीक, अ डिफरेंस ऑफ वन डाप्टर इन रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ टू आईज क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 2% इन साइज ऑफ रेटिनल इमेज ऑफ टू आई। यानी कि अगर किसी के एक डाप्टर, वन डाप्टर का डिफरेंस होता है दोनों आई के बीच में, यानी कि वन डाप्टर का डिफरेंस अगर दोनों आई के बीच में है, तो ये 2% इन साइज ऑफ रेटिनल इमेज। ठीक है, तो दोनों आई का जो रेटिनल इमेज है वो उसमें 2% डिफरेंस होगा। ठीक है, अब अप टू 5% डिफरेंस इन रेटिनल इमेज साइज ऑफ टू आईज इज वेल टॉलरेटेड। यानी कि 5% डिफरेंस अगर है तो वो उसको टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, दस एन एनाइसोमेट्रोपिया ऑफ अप टू 2.5 डाप्टर इज एक्सेप्टेबल। वही बात आई, यानी कि अगर वन डाप्टर में 2% अगर साइज अगर डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 5% में 2.5 डाप्टर लगेगा, यानी कि 2.5 डाप्टर में 5% जो साइज है, यानी कि रेटिनल इमेज का जो साइज है उसका डिफरेंस 5% होगा। अगर जैसे अब यह बात अगर नहीं समझ में आई है तो ऐसे समझ लीजिए कि वन डाप्टर में, ठीक है, वन डाप्टर में 2%। ठीक, तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे एक डाप्टर में 2% दिया है, तो अब यहाँ पे परसेंटेज पहले ही दे दिया है कि 5% में, तो 5% में 2.5 डाप्टर ही तो हुआ है ना। तो अब यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, यहाँ पे 5 डाप्टर डिफरेंस ऑफ रेटिनल इमेजेस साइज। ठीक है, दस एन एनाइसोमेट्रोपिया ऑफ अप टू 2.5 डाप्टर इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, एनाइसोमेट्रोपिया ऑफ अप टू 4 डाप्टर मे बी एक्सेप्टेबल इन सम इंडिविजुअल। यानी कि ज़्यादा मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं वो 4 डाप्टर तक एनाइसोमेट्रोपिया एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में 4 डाप्टर क्रिएट्स डिप्लोपिया। यानी कि अगर दोनों आई के बीच में 4 डाप्टर का डिफरेंस है तो वो डिप्लोपिया को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कॉजेज में कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं। सबसे पहले कंजेनाइटल डेवलपमेंटल एनाइसोमेट्रोपिया ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द टू आई बॉल्स। यानी कि ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और डेवलपमेंटल भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया में ऑकर्स ड्यू टू एसिमेट्रिक एज चेंजेस यूनिओकुलर अफेकिया आफ्टर रिमूवल क्रिस्टलाइन लेंस। देखो इसमें ये बात आई ना, अफेकिया आफ्टर रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस को रिमूव करने के बाद जो अफेकिया होता है जो यूनिओकुलर में, यानी कि दोनों आई में नहीं, किसी एक आई में। ठीक है, जैसे ये दो आई है, इन दोनों में से किसी एक का ऑपरेशन कर दिया और दूसरे का नहीं किया, तो इसमें तो पहली पावर पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसका अफेकिया का वो हो चुका है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस इसका रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो लेंस और ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ आईओएल ऑफ रॉन्ग पावर, यानी कि इन दोनों आई बॉल में से एक तो ये ठीक है, लेकिन अब इसमें अफेकिया था जिसमें से अब इसका इम्प्लांटेशन किया आईओएल का, जिसमें से रॉन्ग पावर दे दी, तो इसकी वजह से भी
एनाइसोमेट्रोपिया क्रिएट हो जाता है। अब इसके टाइप्स को समझते हैं, टाइप्स ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया। अब इसको ध्यान से समझना है। इन दिस वन आई इज नॉर्मल यानी कि ई मेट्रोपिया, जिसमें से मान लो ये 2 आई है, एक ये आई है, एक ही आई है, ठीक है। अब इसमें से जो एक ये आई है ये ई मेट्रोपिया, यानी कि ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। ये इसका जो विजन है वो 6/6 है, ठीक है। अब जो सेकंड आई है, अब एंड द अदर मायोपिया, यानी कि ये मायोपिक है, ठीक है। इसमें माइनस का पावर लग रहा है और ये मायोपिक है, ठीक। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंपल मायोपिक एनाइसोमेट्रोपिया, ठीक। और अगर हाइपरमेट्रोपिया अगर है, इन दोनों में से कोई एक हाइपरमेट्रोपिया है और दूसरी ईमेट्रोपिया है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एनाइसोमेट्रोपिया, ठीक। अब सेकंड नंबर पे आता है कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया, ठीक। इसमें है, अब इसमें क्या होता है, व्हेन इन बोथ आई आर हाइपरमेट्रोपिक, यानी कि अगर दोनों आई हाइपरमेट्रोपिक हैं तो उसको कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। और अगर मायोपिक है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड मायोपिक एनाइसोमेट्रोपिया, ठीक। बट वन आई इज हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव एरर देन द अदर, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आई हायर रिफ्रैक्टिव एरर्स होगी, ठीक है, दोनों सेम नहीं होगी, ठीक। थर्ड पॉइंट है मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, इन दिस वन आई इज मायोपिक एंड अदर आई इज हाइपरमेट्रोपिक, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया, यानी कि एक आई मायोपिक है और दूसरी हाइपरमेट्रोपिक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया, ठीक। अब समझते हैं इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले पेशेंट इज डायग्नोस्ड ऑन रेटिनोस्कोपी, इसको रेटिनोस्कोपी से डायग्नोस करते हैं, ठीक है। ही में कंप्लेन ऑफ डिफेक्टिव विज़न, कंप्लेन होती है पेशेंट की कि डिफेक्टिव विज़न है, ठीक है, हेडेक है एंड अदर आई स्ट्रेन, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मॉडरेट अवेलेबल आर, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कितने प्रकार के ट्रीटमेंट हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पेक्टिकल्स। टू corrective spectacles can be tolerated up to a maximum difference of 4 diopter, after that there occurs diplopia, यानी कि 4 diopter तक हम मैक्सिमम 4 diopter तक हम इसका करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर होगा तो डिप्लोपिया क्रिएट हो सकता है, ठीक। सेकंड नंबर आता है कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें भी यही है कि आर एडवाइड फॉर हायर डिग्री ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया, अगर किसी को हाई डिग्री ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया अगर है तो उसको कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। थर्ड नंबर पे इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन और फॉर यूनिऑकुलर अफेकिया, यानी कि अगर दोनों आई में से अगर एक आई अगर अफेकिक है तो उसका इंट्राऑकुलर लेंस मतलब लगा सकते हैं, इम्प्लांटेशन उसमें कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एनाइसोकोनिया, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ कंडीशन व्हेन इमेज प्रोजेक्टेड ऑन विजुअल कॉर्टेक्स फ्रॉम टू आइज, यानी कि जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पे जो इमेज प्रोजेक्टेड होती है आर अनइक्वल इन साइज और शेप, उन दोनों का मतलब दोनों आई में डिफरेंस अगर करेंगे तो उन दोनों आई के जो इमेज प्रोजेक्ट है, मतलब इमेज जो है विजुअल कॉर्टेक्स में उन दोनों में साइज और शेप अनइक्वल होता है, ठीक है। अप टू 5% एनाइसोकोनिया कैन बी बिल टॉलरेट, यानी कि 5% एनाइसोकोनिया, अगर एनाइसोकोनिया 5% तक है तो उसको टॉलरेट कर सकता है पेशेंट, ठीक है। क्लिनिकल टाइप्स समझते हैं कि इसके क्लिनिकल टाइप्स क्या हैं। क्लिनिकली एनाइसोकोनिया में भी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले आता है सिमेट्रिकल एनाइसोकोनिया, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आता है स्फेरिकल इमेज में बी मैग्नीफाइड ऑन ऑफ मिनीफाइड अनइक्वली इन बोथ मेरिडियन, यानी कि अब जो स्फेरिकल वाला जो होता है एनाइसोकोनिया उसमें जो इमेज होती है जो दिखती है पेशेंट को वो कुछ इस तरह की होती है। मैं दिखा देता हूँ, ये एक रूबिक क्यूब है, ये अभी सॉल्व नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो अभी ये सॉल्व हो चुका है। तो इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि रूबिक क्यूब में ये जो स्क्वायर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये 9 स्क्वायर दिए हुए तो ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं,
ठीक है, कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है या ऊंचा नीचा नहीं है, ये दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है और एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो सेम ऐसे ही जो स्फेरिकल में जो इमेज बनती है वो सेम ऐसे ही बनती है। मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये, ठीक, अब इसमें से ये एक इमेज है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, ठीक। और अगर इस सिलेंड्रिकल में आते हैं अगर हम, तो सिलेंड्रिकल में कुछ ऐसा होता है कि सिलेंड्रिकल इमेजेस इज मैग्नीफाइड और मिनीफाइड, ठीक है, सिमेट्रिकली इन वन मेरिडियन, ठीक है, ये एक तरफ की ओर। जैसे अब यही इमेज, जैसे मान लो ये एक इमेज है, ठीक है, और अगर ये एनाइसोकोनिया वाला पेशेंट अगर इसको देखेगा तो कैसे देखेगा, अब इसको मैं बता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से देखेगा, ये एक तरफ से लंबा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी हमें इस इमेजेस को बस हमें समझना है कि आखिर पेशेंट कैसे इमेज को देखेगा, किस तरीके से इमेज को वो देखता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है सिमेट्रिकल एनाइसोकोनिया, ठीक। सबसे पहले आता है प्रिज्मेटिक इन दिस इमेज, इसमें प्रिज्मेटिक मेन होता है। प्रिज्मेटिक इन दिस इमेज डिफरेंस इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो अब ये सिमेट्रिकल में जो प्रिज्मेटिक है, अब ये इसका इमेज कैसी बनती है, तो उसके लिए मैं एक और रूबिक क्यूब दिखाऊंगा। ये अब ये कोई रूबिक क्यूब नहीं है, ये मिरर क्यूब है। तो इसमें इसको मैं दिखा के सिर्फ आपको बस इतना एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अगर आपने ये रूबिक क्यूब देखा तो इसमें ये जो भी स्क्वायर है, ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, ठीक। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें पहला ये वाला स्क्वायर कुछ बड़ा है, फिर ये इससे छोटा है और फिर ये वाला इससे छोटा है, तो इसको मिरर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की इमेज उसमें दिखती है, यानी कि पेशेंट को इसी तरह की इमेज दिखती है। और अगर आपको ये रूबिक क्यूब या मिरर क्यूब सॉल्व करने का अगर सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक बार मैं आपको बना के भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यही इमेज को अगर पेशेंट अगर देखेगा जिसको प्रिज्मेटिक एनाइसोकोनिया है, ठीक है, तो वो कैसा देखेगा, वो कुछ इस तरीके के देखेगा, इधर का छोटा, फिर इधर का बड़ा, फिर इधर का और बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा ले लेते हैं, तो इसको फिर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसको ऐसे कर लेते हैं, तो मतलब ये वाला जो भाग है ये छोटा होगा और ये वाला भाग है ये इससे बड़ा होगा, और जो ये वाला भाग है ये इससे बड़ा होगा, और जो ये वाला भाग है वो इससे बड़ा होगा। यानी कि ये एक दूसरे के मतलब कि इक्वल नहीं होंगे, पहला छोटा होगा, फिर दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा होगा, फिर तीसरा वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, ऐसे ही इमेज होती है, ऐसे इमेज दिखती है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं पिंक्शन, ठीक है। तो इन दिस इमेज distortion increases progressively in both direction as seen with high plus correction in aphakia, यानी कि अब इसमें देखो मेन जो होता है वो इमेज समझना होता है कि आखिर पेशेंट को कैसी इमेज दिखेगी। तो इसमें जो पिंक्शन है ये कुछ ऐसा दिखता है कि अगर उसको हम यही इमेज अगर दिखाएं, जो नॉर्मल पेशेंट अगर ये इमेज ऐसी देख रहा है, तो एनाइसोकोनिया का जो पेशेंट होगा, पिंक्शन एनाइसोमेट्रोपिया का जो पेशेंट होगा, वो कैसी देखेगा, वो कुछ इस तरीके का देखेगा। ये ऐसी इमेज देखेगा, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे जो चौकोर बॉक्स होता है उसको चारों तरफ से पकड़ के किसी ने खींच दिया हो, ठीक है। तो इस तरीके की इमेज इसमें दिखती है। अब समझते हैं थर्ड नंबर में बैरल डिस्टॉर्शन। ये क्या होता है, इन दिस इमेज डिस्टॉर्शन डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली इन बोथ डायरेक्शन एज इन विद हाई माइनस करेक्शन, यानी कि इसमें हाई माइनस करेक्शन से किया जाता है बैरल डिस्टॉर्शन का अगर ये होता है अगर किसी पेशेंट को, ठीक है। तो अब इसमें कैसी इमेज बनती है, इसमें जो ये बाहर से खींच दिया गया और बीच में ऐसा लग रहा है कि किसी ने गड्ढा कर दिया, तो इसमें इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कुछ ऐसी इमेज बनती है, ये सीधा, ये सीधा, ये, यानी कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। इसमें कुछ इस तरह की इमेज बनेगी, वो भी जो नॉर्मल पेशेंट इसको देख रहा हो।
नॉर्मल पेशेंट के लिए ये है, लेकिन बैरल डिस्टॉर्शन वाला जो एनाइसोकोनिया का पेशेंट है वो उसके लिए ये है। ठीक, तो अब समझते हैं ऑब्लिक डिस्टॉर्शन एनाइसोकोनिया ये क्या होता है। इन दिस द साइज ऑफ इमेज इन सेम बट देयर ऑकर्स एन ऑब्लिक डिस्टॉर्शन ऑफ शेप, यानी कि ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, अब यही चीज़ जो ऑब्लिक में हो जाता है, यानी कि अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी इमेज बन जाएगी, ये तिरछा हो जाएगा, ठीक है। अब यही इमेज, ये जो इमेज थी ये कुछ ऐसी थी, अब ये जो है ऐसी हो जाती है, ठीक है, मतलब ऐसी दिखती है। ऑब्लिक डिस्टॉर्शन जिसको हो जाता है, एनाइसोकोनिया जिसको हो जाता है उस पेशेंट को, ठीक है। तो अब यहाँ तक इसके टाइप्स थे जो कि हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की कि क्लिनिकल फीचर इसका क्या है। तो दीज आर आई स्ट्रेन सिम्टम्स, ठीक है। इसमें जो सिम्टम्स है उसको समझते हैं कि इसमें आई स्ट्रेन होता है, ठीक है। डिप्लोपिया इफ द डिफरेंस इन साइज इन इमेज साइज इज मोर देन 5%, यानी कि 5% से ज़्यादा अगर है तो वो डिप्लोपिया क्या कहते हैं होता है, उसको डिप्लोपिया हो सकता है उसको। एंड देयर इज डिफ़िकल्टी इन डेप्थ परसेप्शन, उसको दिखाने में, उसको बताने, मतलब कि ये रहा था इसका क्लिनिकल फीचर जिसमें हमने सिम्टम्स जो होता है वो है मेनली आई स्ट्रेन, यानी कि जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, मतलब कि पेशेंट जो हमें बताता है वो मेनली हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। अगर डिप्लोपिया क्रिएट होता है तो 5%, मोर देन 5% अगर इमेज साइज अगर ऐसा होता है दोनों आई के बीच को जो डिफरेंस है अगर उसमें, तो उसको डिप्लोपिया क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया में बी करेक्टेड बाई एनाइसोकोनिक ग्लासेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज और इंट्राओकुलर लेंसेज और अदर रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यानी कि ये जो भी इसका ट्रीटमेंट होता है वो सिचुएशन को देख के किया जाता है। यानी कि अगर एनाइसोकोनिया का अगर ग्लासेस देने हैं तो भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे, और कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर देने हैं तो भी यही चीज़, और अगर इंट्राओकुलर लेंस देना है तो भी यही चीज़। क्योंकि यार ये देखो, ये कोई मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है नहीं कि हम मायोपिया हो तो माइनस का नंबर दे दो, हाइपरमेट्रोपिया हो तो प्लस का नंबर दे दो। इसमें डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इसमें सिचुएशन पे डिपेंड होता है हर चीज़ की। अगर सिचुएशन जैसी होती है और उस पर उसके कॉजेज जैसे होते हैं, हम उस तरीके का उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे यही बात आती है कि रेटिनल एनाइसोकोनिया में बी करेक्टेड बाई ट्रीटिंग द कॉजेज, यानी कि रेटिनल एनाइसोकोनिया अगर होता है तो उसका जो करेक्ट करते हैं वो कॉजेज पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसा कॉज वैसा ट्रीटमेंट। थर्ड नंबर पे कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया इज वेरी डिफिकल्टी टू ट्रीट, यानी कि कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया है तो उसको बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए, इसलिए इससे अच्छा है ना ही करवाएं। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको कमेंट या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।